सोवियत यूनियन एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्लान कर रहा था जो कि वर्ल्ड वार टू में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से भी 3000 गुना ज़्यादा पावरफुल था। टिसार बॉम्बा जितना प्लान किया गया था उससे हाफ पावरफुल था, लेकिन फिर भी ये अब तक का सबसे डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन है जो कि 50 मेगाटन तक की एनर्जी रिलीज कर सकता है। इसकी एनर्जी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ये एनर्जी वर्ल्ड वार टू में यूज़ होने वाले तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की एनर्जी को मिलाएं फिर भी उससे 10 गुना ज़्यादा बनती है। लेकिन सोवियत यूनियन आखिर इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर करना क्या चाहता था, और आखिर दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब के इन्वेंटर को नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया गया, और इस बॉम्ब की एनर्जी को आखिरी मिनट में हाफ क्यों कर दिया गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टिसार बॉम्बा को लेकर लोगों के ज़हन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा बॉम्ब 112 दिन में बन कैसे गया। तो 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन से न्यूक्लियर रेस में बहुत आगे था। तो 1956 में सोवियत गवर्नमेंट ने लार्जेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला किया, जिसकी एनर्जी पहले 30, फिर 50 और फिर 100 मेगाटन डिसाइड की गई। लेकिन 2 साल बाद निकिता क्रुश्चोव ने इसकी डेवलपमेंट रोक दी, क्योंकि एक तरफ तो 100 मेगाटन बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना एक पागलों वाला आइडिया था, दूसरी तरफ अब सोवियत यूनाइटेड स्टेट्स से हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग सस्पेंड कर दी। लेकिन 1960 में ये सब चेंज हो गया जब अमेरिका का एक प्लेन सोवियत यूनियन में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद ख्रुश्चोव ने सुपर बॉम्ब पर दोबारा काम करने का ऑर्डर दिया। ये सच है कि इसको प्रिपेयर करने में लगभग 112 दिन ही लगे, लेकिन इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर पिछले 5 साल से काम हो रहा था। अब इतने बड़े बॉम्ब को टेस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको आर्कटिक ओशन में लोकेटेड सवर्नरी आइलैंड से 13,000 फीट ऊंचाई पर टेस्ट किया जाना था, लेकिन 26.5 टन वजनी इस बॉम्ब को वहां तक ले जाने के लिए पूरे सोवियत यूनियन में सिर्फ एक ही प्लेन था जो इतना वजन उठा सकता था। इसका नाम था Tu-95V, लेकिन फिर भी इस प्लेन को मॉडिफाई करना ज़रूरी था, क्योंकि ये बॉम्ब 26 फीट लंबा और 7 फीट डायमीटर में था, जिसका मतलब ये था कि इसको टेस्ट करने के लिए अभी सोवियत यूनियन को बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक मसला ये था कि बॉम्ब गिराने के बाद प्लेन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो डेंजर जोन से निकल सके, मतलब प्लेन क्रू में से किसी के भी बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे। इसके लिए बॉम्ब के साथ एक पैराशूट लगा दिया गया ताकि प्लेन को वहाँ से निकलने के लिए और टाइम मिल सके, लेकिन फिर भी क्रू के बचने के चांस 50-50 थे। 30 अक्टूबर 1961 को कोला पेनिनसुला से 2 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। पहले एयरक्राफ्ट में बॉम्ब और 9 क्रू मेंबर्स थे, जबकि दूसरे में मेजरिंग डिवाइसेस और कैमरास थे। Tu-95V अपनी लोकेशन पर जाकर 34,000 फीट की ऊंचाई से ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। फ़ौरन पैराशूट खुल जाता है और इस बॉम्ब की स्पीड को स्लो कर देता है। 11:32 पर यह बॉम्ब 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक्सप्लोड हो जाता है। अब तक Tu-95V 39 किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन 115 किलोमीटर दूर जाने तक बॉम्ब की शॉक वेव्स भी प्लेन तक पहुंच जाती हैं। ये शॉक वेव्स इतनी ज़ोरदार थी कि इससे प्लेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। ग्राउंड कंट्रोल को इसकी कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि इस धमाके से निकलने वाली रेडियो वेव ने प्लेन और ग्राउंड कंट्रोल के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन को 40 मिनट तक कट कर दिया था। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसने 780 किलोमीटर दूर एक गांव की खिड़कियां तक तोड़ दी थी। ये फायरबॉल 1000 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी एनर्जी को 100 मेगाटन से कम करके 50 क्यों कर दिया गया। इसकी वजह ये थी कि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि 100 मेगाटन बॉम्ब इतना खतरनाक हो सकता है कि वो दुनिया से लाइफ को ही ख़त्म कर दे, जबकि कुछ का ये मानना था कि ये इतना बड़ा बॉम्ब आर्कटिक ओशन की सारी बर्फ़ को पिघला देगा, जिससे पूरी दुनिया में सैलाब आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ मिथ थी। इस साइज़ को कम करने की 2 वैलिड रीज़न थी। एक ये कि अगर ये 100 मेगाटन होता तो जिस प्लेन से ये गिराया जाना था उस प्लेन के क्रू को कोई चाह कर भी नहीं बचा पाता, और दूसरा ये कि इतने बड़े धमाके से एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कई लेवल तक बढ़ जाना था, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। इसके लिए उन्होंने यूरेनियम 238 की जगह लेड टेम्पर का इस्तेमाल किया, जिसने बॉम्ब की एनर्जी को कम करके 50 मेगाटन कर दिया। इसको सबसे क्लीनेस्ट बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इतने बड़े धमाके से होने वाला रेडियो एक्टिव फॉल आउट ना होने के बराबर था। धमाका होने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही सोवियत ने उस जगह अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवाया। लेकिन एंड्रे साखरोव जैसा इंसान, जो कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के डिज़ाइन और डेवलपमेंट में एक बड़ा नाम है, उसको नोबेल प्राइज़ कैसे दिया जा सकता है। तो एंड्रयू को सोवियत यूनियन में पावर का नाजायज़ इस्तेमाल और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। टिसार बॉम्बा अब तक एक बार भी न्यूक्लियर वेपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया।